सुधरने का नाम नहीं ले रही है सरकारी तंत्र। आज हम बात करेंगे भारत में भ्रष्टाचार की। यह बिंदु टॉपिक आपके एथिक्स इंटीग्रिटी क्वेश्चन पेपर 4 नैतिकता सत्यनिष्ठा के ऊपर आएगी। अपने देश में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले के बीच पिछले दिनों लखनऊ के परिवहन आयुक्त ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा कि कमर्शियल वाहनों को कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की जो सुविधा प्रदान की गई है उनमें अराजकता फैल रही है। उन्होंने इंगित किया है कि यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत लखनऊ के परिवहन आयुक्त ने लखनऊ के ट्रैफिक कमिश्नर ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है कि महोदय, कमर्शियल वाहनों को कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की जो सुविधा प्रदान की गई है ना, उसमें अराजकता फैल रही है, अर्थात उसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने इंगित किया कि यदि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। ये कैसे संभव है? उन्होंने गोरखपुर, कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े ऐसे मामलों का जिक्र किया है कि उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना ठीक होगा। अर्थात वाहन गाड़ी पुलिस के कब्जे में है और लखनऊ में गाड़ी पुलिस के कब्जे में, लखनऊ पुलिस के कब्जे में गाड़ी है और दिल्ली से उसका फिटनेस प्रमाण पत्र मिल जा रहा है, हरियाणा से उसका फिटनेस प्रमाण पत्र, बिहार से फिटनेस प्रमाण पत्र, जबकि गाड़ी लखनऊ पुलिस के पास है। गोरखपुर ऐसा चमत्कार, गोरखपुर, कानपुर समेत सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े ऐसे मामलों का जिक्र किया। उनका सुझाव था कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने का पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना सबसे बढ़िया है। ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय आरटीओ देते थे। आप गाड़ी लेकर जाइए, वो आरटीओ ऑफिस के अधिकारी चेक करेंगे और चेक करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। यह अपने देश में चलन बन गया है कि यदि सरकार नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान करती है तो अनेक लोग उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी और बेकार आदत है। पहले आरटीओ ऑफिस में जाते थे, धक्का का लाइन लगते थे, धक्का खाते थे। आरटीओ ऑफिस के मुंशी और क्लर्क हमको 1 महीना 2 महीना घुमाते थे, तब रिश्वत लिया और दिया जाता था, तब कहीं जाके वो उस गाड़ी का आरटीओ फिटनेस सर्टिफिकेट बनता था। इस चीज़ को सरकार ने देखा तो उन्होंने कह दिया थी कि आपकी गाड़ी है तो आप किसी भी आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि उसी राज्य का आरटीओ कोई चमत्कार करता है। आप किसी भी आरटीओ के पास जाकर गाड़ी खड़ा करेंगे, वो आरटीओ अधिकारी गाड़ी चेक करेगा, उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये काम तो कोई भी आरटीओ एक्सपर्ट कर सकता है, फिटनेस एक्सपर्ट कर सकता है, फिटनेस प्रमाण पत्र दे सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हो। ऐसी सुविधा भारत सरकार ने भारतीय जनता को दिया था, लेकिन भारतीय जनता ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कैसे? तो सुनिए। गाड़ी लखनऊ पुलिस के पास है, गाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जब्त है और उसका फिटनेस बन गया कहाँ से? दिल्ली से, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, चेन्नई, मद्रास, यहाँ से फिटनेस बन जा रहा है। तो कहीं से भी फिटनेस लेने की जो सुविधा भारत सरकार ने दिया था तो भारतीय उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यदि सरकार नागरिकों को कोई सुविधा प्रदान करती है तो भारत के लोग इतने चालाक होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसके चलते सरकार को नागरिकों की सहूलियत के लिए प्रदान की गई सुविधाओं अथवा सेवाओं में फेरबदल करने को मजबूर होना पड़ता है। अब फिर से
भारत सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करेगी। अब क्या करेगी कि आपका जो राज्य है आप उसी राज्य में जाइए और उसके आरटीओ ऑफिस से आप गाड़ी का फिटनेस लीजिए। क्यों? तो इसमें दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि यदि आपकी गाड़ी पंजाब में चल रही है और यदि आप हरियाणा के आरटीओ से हैं तो और आपकी गाड़ी पंजाब में चल रही है तो आपको पंजाब से आना होगा हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन लगाना होगा या ऑनलाइन आवेदन देना होगा। जब आपकी बारी आएगी तब आपको गाड़ी खड़ा करना होगा आरटीओ ऑफिस में। आरटीओ ऑफिस में गाड़ी खड़ा करने के बाद उसका फिटनेस चेक किया जाएगा और कुछ लेकर देकर रिश्वत पैसा ले लो काम चाय पानी नाश्ता के हिसाब से आपकी गाड़ी को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी गलत से गंदी हालत में क्यों ना हो, एकदम जर्जर भी क्यों ना हो, तो फिर भी आपकी गाड़ी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यही होगा। तो सेवाओं में फेरबदल तो किया जाएगा। आखिर लोगों को अपनी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से कराने में क्या समस्या आती है? यदि उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा बढ़ेगा। गियर फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, लाइट नहीं जल रहा है, कौन ठुकाएगा? गाड़ी मालिक और ड्राइवर। सरकार के कुछ छोड़ना जाएगा। फिर भी गाड़ी मालिक और ड्राइवर चेत नहीं रहे हैं और सर्विस एवं मरम्मत खर्च भी बढ़ेगा। जिस भी गाड़ी की समय पर सर्विस होती है उसमें ईंधन की भी खपत कम होती है। इसके बावजूद भारत में लोग बड़े लापरवाह होते हैं। क्योंकि पहले वाहनों की फिटनेस जांच में घपले होने और पैसा देकर फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले सामने आते रहते थे और वाहन मालिकों को आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई भी होती थी। हमने पहले भी बताया इस बात को। इसलिए सरकार ने एक सुविधा बना दी कि लेकिन इस पर भी बात नहीं बन रही। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत में गजब की भ्रष्टाचार है। भारत सरकार या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट जो सुविधा देती है उसका भी उन लोग तोड़ निकाल लेते हैं और भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इसीलिए भारत बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बात केवल इसकी ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के चलते कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के मामले में उपयोगी नियम कानून पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ ऐसी गजब स्थिति आ चुकी है और इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार है। भारत में निकम्मे और अकर्मण्य लोगों की कमी नहीं है। ये निकम्मे और अकर्मण्य लोग काम नहीं करना चाहते, सिर्फ कुर्सी में बैठकर पैसा लेना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे इनका काम हो जाए। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में कोई बाप दादा आने वाला है नहीं। एक बार घुस गया सरकारी नौकरी में तो कोई निकालने वाला नहीं। एक सबसे बड़ी बात है सरकारी नौकरी की वैल्यू इसलिए निकम्मे लोगों में ज़्यादा, निकम्मे लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी निकम्मे लोग करते हैं, ये बात होती है। जो लोग शासन में काम नहीं करना चाहते, फोकट का पैसा लेना चाहते हैं, ये लोग सरकारी नौकरी माना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? एक चपरासी भी अपना काम नहीं करना चाहता। कर्मचारियों और अकर्मण्यता में भ्रष्टाचार है। ये किसी से छिपा नहीं कि आधारभूत ढांचे के निर्माण और रखरखाव से लेकर अन्य क्षेत्रों में गैर जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही व भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं। किसी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, राइट की सरकार हो, विंग की सरकार हो, तंत्र की सरकार हो, भ्रष्टाचार बराबर मात्रा में होता रहता है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। किसी भी सरकार हो, ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते। इसका एक कारण तो ये है कि आज़ादी के बाद से ही नौकरशाही की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। चूँकि सरकारी सेवा में आने के बाद कमज़ोर और भ्रष्ट लोगों को भी सरकारी नौकरी से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कोई भी इंसान अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इस भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी खड़ी करने के साथ देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है।
शासन प्रशासन के कई क्षेत्रों में समय के साथ सुधार होने के बजाय पहली जैसी स्थितियां हैं, और जहां तक बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात है वहां तो भ्रष्टाचार ने पहले अपना कब्जा कर रखा है। वहीं तो भ्रष्टाचार न पहले नियंत्रित था और आज न नियंत्रित है। भ्रष्टाचार के स्वरूप बदल चुके हैं। पहले सीधी सीधी बात होती थी, आज चुप कर बात होती है। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी सरकार ने भारत देश के नए संसद भवन का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या CPWD सेंट्रल PWD या ऐसी ही किसी अन्य एजेंसी के बजाय टाटा की कंपनी से कराया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि टाटा की कंपनी निर्माण अच्छा करेगी। क्या अब सरकार को अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं, या उन्हें आभास हो गया है कि वे सुधरने वाली नहीं? आमतौर पर निजी क्षेत्र की ओर से किए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी होती है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का निर्माण केंद्रीय CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल PWD से नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने टाटा की कंपनी से करवाया। आखिर क्यों? सरकारी एजेंसियों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता कैसी होती है सभी जानते हैं। समस्या यह है कि निर्माण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों वाला भ्रष्टाचार अब निजी क्षेत्र में भी पैर पसार रहा है। क्या निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आसार हैं? आसार नहीं, पूरी संभावना है। सरकारी सबसे बड़ी नियोक्ता है। नियोक्ता क्या होती है ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय भी मानकों के हिसाब से काम नहीं करा पा रहे हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सभी जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यह एक कड़वी सत्य है और इस सत्य को मानना ही होगा। बुनियादी ढांचों की योजनाओं का जिस तरीके से निर्माण एवं संचालन होना चाहिए वैसा मुश्किल से नहीं हो पा रहा है। उसके चलते ही सरकार की ओर से कंसल्टिंग कंपनियों को विभिन्न कामों का ठेका देने का चलन बढ़ रहा है। भारत के पास है लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। उसके बाद भी भारत सरकार किसी भी अन्य निर्माण कार्य के लिए कंसल्टिंग टीम से ठेका ले रही है, ठेकेदारों को ठेका दे रही है। क्यों? आखिर सरकारों की कंसल्टिंग कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या शीर्ष नौकरशाह और खासकर भारतीय प्रशासनिक सेवा काबिल नहीं, या फिर उनकी भर्ती प्रक्रिया सही नहीं? पिछले दिनों दिल्ली में सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन के रखरखाव के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी की सेवाएं लेने का फैसला किया गया। ध्यान देना, पिछले दिनों दिल्ली में सीवर लाइन मतलब घरेलू पानी के निकलने का पाइप, सीवर लाइन नाली कह सकते हैं, सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन के रख रखाव के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी की सेवाएं लेने का फैसला किया गया। आखिर क्या ये समस्या आ गई, क्या दिक्कत हो गई कि दिल्ली की लोक निर्माण विभाग PWD भी है, लेकिन उसकी सेवा नहीं ली गई, कंसल्टेंट थर्ड पार्टी कंसल्टेंट कंपनी की सेवा ली गई? ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि संबंधित सरकारी विभागों के इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारी सीवर और पाइपलाइन बिछाने या उनका रखरखाव करने का साधारण सा भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि औसत सरकारी कर्मचारी आगे भी ढंग से काम नहीं करेगा। ये बात सत्य है क्या कि एक सरकारी विभाग, इंजीनियर व अन्य कर्मचारी, दिल्ली में इतने इंजीनियर हैं, इतने सरकारी विभाग हैं, इतने ठेकेदार, इतने कर्मचारी हैं, फिर भी सीवर लाइन बिछाने का काम और उनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा सका? ये सबसे बड़ी त्रासदी है।
इस बात को क्या सरकारें मान चुकी है कि सरकारी पद पर बैठे हुए कर्मचारी ढंग से काम ही नहीं करते? समझना कठिन है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों के निर्माण अथवा सेवा प्रदान करने संबंधी जो एजेंसियां हैं वे अपने ही मानकों के हिसाब से काम क्यों नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? जो एजेंसियां हैं वे अपने मानकों के हिसाब से काम क्यों नहीं कर पा रही है? होना तो ये चाहिए कि कुशलता एवं कार्य की गुणवत्ता के मामले में मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सरकारी एजेंसियों निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करती और कोई उदाहरण पेश करती। सही बात है, ये होना चाहिए था कि कुशलता एवं कार्य की गुणवत्ता के मामले में मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम व अन्य सरकारी एजेंसियां निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करती, अर्थात आम जनता भी अपने काम को सरकारी एजेंसी से करवाने के लिए प्रयास करती। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। सरकारी एजेंसियां खुद अपनी सरकार खुद अपनी सरकारी एजेंसियों को छोड़कर निजी एजेंसियों से काम करवाना चाह रही है। इसका प्रभाव निजी क्षेत्र के साथ आम लोगों पर भी पड़ता और वे भी नियम कानून के हिसाब से चलने की कोशिश करते। लेकिन अपने देश में तो उल्टी गंगा बह रही है। फिलहाल केंद्र और राज्यों की एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव व सुधार की आवश्यकता तो है, लेकिन बदलाव करने की इच्छा शक्ति नहीं मिल रही है। नौकरशाही एक बड़ी हद तक अपने पुराने तरीके पर चल रही है। इसके चलते विकसित भारत का लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता एवं सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता और सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर उसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री चिल्ला कर पानी पी कर चिल्ला रहे हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता और सेवाओं की बेहतरी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत की राजनीतिक दलों को, भारत की सरकारी एजेंसी को, भारत की सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक सुई के नोक के बराबरी फर्क नहीं पड़ रहा है। नौकरशाही को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चंद क्षेत्रों को छोड़कर उसका असर बहुत नहीं दिख रहा है। भारत में विकसित देशों के मानकों के अनुरूप मुश्किल से ही कुछ दिखाई देता है। यदि यही स्थिति रही तो भारत विकसित देश कैसे बन सकेगा? अच्छा हो कि इस पर दलगत राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर विचार किया जाए। राष्ट्र का निर्माण तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, शासन की भी, प्रशासन की भी और आम जनता की भी। क्या आम जनता ईमानदारी से काम करेगी? देखिए, आम जनता ईमानदारी से काम करेगी तभी सरकार अच्छी बनेगी, और सरकार अच्छी बनने के बाद ही सरकारी एजेंसियों में विश्वास आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोसने वाली आम जनता भी खुद खराब है। ठीक, वो ऐसे जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संस्कृति, विचारधारा के आधार पर वोट देते हैं। कुर्मी समाज है तो कुर्मी को वोट देगा, बनिया है तो बनिया को वोट देगा, मौर्य, अहिरवारा, भट्ट, ब्राह्मण, ये सरकारी तंत्र जाति के आधार पर वोट देते हैं ना। इसलिए भारत बर्बाद है। भारत बर्बाद क्यों है? भारत बर्बाद है गंदी राजनीति के कारण। और गंदी राजनीति को कौन पालता है? गंदी राजनीति को पालता है जनता, क्योंकि जनता जाति उकसावे पे आकर, हिंदू है तो हिंदू को समर्थन करेगा, ईसाई है, बनिया है, मरवाड़ी है, अग्रवाल है तो अपनी बनिया, मरवाड़ी, अग्रवाल को समर्थन करेगा, ब्राह्मण, बनिया, पट्टे को समर्थन करेगा। इस प्रकार से होती है। इसलिए भारत की बर्बादी लगातार चालू है। क्या आम जनता इस समस्या का समाधान करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि आम जनता इस समस्या का समाधान करेगी। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि भारत में सरकार अपनी सरकारी एजेंसियों को किसी भी प्रकार से काम लेने से क्यों पीछे हट रही है और इसकी क्या कारण है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
यह आपके एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के टॉपिक पर सबसे बेस्ट तरीके से प्रभावी है और यह आपके संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 4 नैतिकता सत्यनिष्ठा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की क्वेश्चन पेपर को कवर करता है।